हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग बिहार पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए थे और ये आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग सेट 2 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो आइए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है, मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिए। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2000 रुपए हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में अंतर था कितना था। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मिस्टर दत्ता के पास 3 लाख रुपए है और वह डाकघर में और बैंक में जमा करना चाहते हैं। डाकघर में वे 10% पर और बैंक में 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2000 रुपए है, यानी कि बैंक और डाकघर से जो वे राशि जमा किए हैं, वहां से उनको प्रति माह उनको 2000 रुपये आ रही है ब्याज आए। तो हमें यह बताना है कि वे बैंक में कितना रुपए जमा किए हैं और डाकघर में कितना रुपए जमा किए हैं, दोनों का अंतर कितना है, यही हमें बताना है। देखिए, मिस्टर दत्ता के पास कुल कितना रुपए है? कुल रुपए है 3 लाख रुपए, ठीक है जी। और उनको प्रति माह ब्याज आय 2000 रुपये आ रही है। तो एक साल का ब्याज आय कितना होगा? अरे भैया, जब एक महीने में उनको 2000 रुपये आ रही है तो एक वर्ष की ब्याज आय कितना हो जाएगा? 2000 गुना 12 यानी कि 24,000। उनको एक साल में कितना रुपया आ रहा है ब्याज आय? 24,000 रुपये आ रहा है। तो ब्याज आय प्रतिशत कितना हो जाएगा? एक वर्ष की ब्याज आय प्रतिशत कितना हो जाएगा? उनको जो है 24,000 रुपये हर एक साल ब्याज के रूप में आ रही है। कितना रुपए में? 3 लाख रुपए में। उनको प्रति वर्ष 24,000 रुपये ब्याज आय आ रही है और कितना रुपए में? 3 लाख रुपए में इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 2 3 जीरो से 1 2 3 और 3 से 8 के 24, यानी कि उनको प्रति वर्ष ब्याज आय कितना प्रतिशत है? 8% है, ठीक है जी। उनकी प्रति वर्ष ब्याज आय 8% है। और वह पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में कितने परसेंट पर दिए हैं? 10% पर जमा किए हैं। और बैंक में कितने परसेंट पर जमा किए हैं? 6% पर जमा किए हैं। आप यहाँ पे देखिए ना, क्वेश्चन में दिया गया है 6% पर दिए हैं, लेकिन उनकी प्रति वर्ष ब्याज आय कितना है? 8% है। तो एलिगेशन से अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। 10 में से 8 गया 2 और 6 और 8 में से 6 हो गया 2, यानी कि 1:1। डाकघर में जमा राशि का अनुपात 1 और बैंक में जमा राशि का अनुपात 1, यानी कि 1:1 आ रही है। यानी कि मिस्टर दत्ता जो है बराबर रुपए, यानी कि जितना रुपए डाकघर में जमा किए हैं उतना ही रुपए वे बैंक में भी जमा किए हैं। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अरे भैया, जब वो बराबर रुपए जमा किए हैं तो दोनों में तो डाकघर में और बैंक में जमा राशि का अंतर बराबर 1 - 1 बराबर 0। अरे भाई, जब बैंक में भी और डाकघर में भी जब बराबर रुपए जमा किए हैं तो दोनों का अंतर कितना होगा? 0 रुपए होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा आंसर, ठीक है जी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट क्या था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट करिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबको पहले देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि a² + b² + c² = 2 × a - b - c - 3, तो a + b + c का मान क्या होगा? तो क्या है ना बाबू, आप पहले वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसका हम सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन में? a² + b² + c² = 2 × a - b - c - 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे a² + b² + c² = 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 2a - 2b - 2c - 3। देखिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, यहाँ पर अगर 2a लिखा गया है तो क्या हम इसको 2 × a कर सकते हैं और इंटू 1 कर सकते हैं? अरे भैया, आप किसी भी चीज़ में अगर 1 से गुना कराइएगा तो उसका वैल्यू में कोई चेंज थोड़ी होता है। तो यहाँ पर हम 2a की जगह पर, तो यहाँ पर अगर हम a² + b² + c², यहाँ 2a की जगह पर 2 × a × 1 कर दें, वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हो रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे 2b को भी ऐसे कर सकते हैं, 2 × b × 1,
माइनस 2 इंटू सी इंटू 1 माइनस 3। ठीक है जी, सबको आप पहले इधर टांग लीजिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू बी इंटू 1, ये भी हो जाएगा प्लस का 2 इंटू सी इंटू 1, ये भी हो जाएगा प्लस का 3। होगा जी। हाँ, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी इंटू 1, और यहाँ 3 को हम 1 प्लस 1 प्लस 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 ही होता है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए वालों को यहाँ पर रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 और प्लस यहाँ जो 3 बार 1 1 1 ऐड किया गया है, यहाँ से हम एक 1 को यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है जी। अब देखिए प्लस का बी स्क्वायर ले लिए, और यहाँ से हम प्लस का 2 इंटू बी इंटू 1 और यहाँ से एक और 1 ले लेते हैं। अच्छा जी, प्लस का 2 इंटू सी इंटू 1, यहाँ से प्लस का 2 इंटू यहाँ सी ना है, सी इंटू 1 और एक 1 यहीं पे रह गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 और प्लस 1 है, तो क्या हम 1 का स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हो रही है मेरे भाई। प्लस, और अरे मेरे भैया जब हम इन सभी को इधर ले लिए हैं तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 तो होगा ना, यहाँ पर 0 होगा ना, इज इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो सबको इधर ले लेंगे तो इधर 0 बचेगा। हाँ, तो ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस 1 की जगह पर 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, और ऐसे ही सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ चेक करिए यहाँ देखिए सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2c1, यानी कि c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए इन सभी का योग, यानी कि इन सभी का जोड़ जो है 0 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये सभी जो है 0 के बराबर ही होंगे, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होगा ना, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से a माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, और b प्लस 1 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर हो गया, और c प्लस 1 का स्क्वायर भी 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप क्या हो गया, a माइनस 1 बराबर 0, इसलिए a बराबर 1। यहाँ से b प्लस 1 बराबर 0, इसलिए b बराबर माइनस का 1, c प्लस 1 बराबर 0, इसलिए c बराबर माइनस का 1। और हमें निकालना क्या है, a प्लस b प्लस c, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना होगा, a बराबर 1, b बराबर माइनस 1 और c बराबर माइनस 1। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा माइनस 1, यानी कि a प्लस, इसलिए a प्लस b प्लस c बराबर माइनस का 1 हो जाएगा आंसर। इसमें दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे लगाना था, केवल क्या करना था, a प्लस बी के होल स्क्वायर में हमें चेंज कर देना था, और बस वही थोड़ा सा यहाँ पे, और इतना सभी केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है, और कोई यहाँ पे केवल थोड़ा सा कंसेप्ट था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये क्वेश्चन था, और बहुत जल्दी यहाँ ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -1, यानी कि अगर a बराबर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3 दिया था, तो हमने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू -1 फाइंड आउट किए हैं, जो कि इस क्वेश्चन का यही आंसर भी होगा, यानी कि बी आंसर होगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर 4 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14 तथा x जो है बड़ा है y से, तो x और y का सही मान क्या होगा। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस क्वेश्चन का खुद से सॉल्यूशन करने का प्रयास करिए। खैर आइए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया है, समीकरण नंबर 1 हमने इसको मान लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, समीकरण नंबर 2 हमने यहाँ पे मान लिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 4 दिया गया है, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर 16। आप समीकरण नंबर 2 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया गया, तो हम इसको पुट करेंगे 14 प्लस 2x वाई बराबर 16, यानी कि 2x वाई बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 14 गया 2, इसलिए x वाई बराबर 1 आ गया यहाँ पर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। यहाँ देखिए x प्लस वाई का मान क्वेश्चन में दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान भी क्वेश्चन में दिया गया था, और हमने यहाँ उन दोनों के वैल्यू को पुट करके यूज करके हमने यहाँ पर x इंटू वाई का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, जिसको हमने समीकरण नंबर 3 मान रखा है। अब हम एक और बात यहाँ पे सोचते हैं जरा
कि अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हम निकालें तो क्या होगा। अगर हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सिंपल सी तो बात है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें कि यहाँ जो इस तरफ जो स्क्वायर है, अगर हम इस स्क्वायर को हटा दें, यानी कि इस वाले स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, होगा ना। इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर, यहाँ पर पुट करिए मान को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 2 में दिया गया है जो कि 14 है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई का मान देखिए समीकरण नंबर 3 में हमने निकाला है 1। तो ये हो गया भाई साहब एक्स माइनस वाई बराबर 14 में से 2 हो गया 12, इसलिए एक्स माइनस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा 12 कुछ 3 इंटू 4 हो जाएगा, इसलिए एक्स माइनस वाई बराबर 4 को हम बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2√3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। यानी कि हमने एक्स माइनस वाई का भी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया जो कि 2√3 आ गया है। तो अब आप कंपेयर करिए समीकरण नंबर 1 प्लस कर दीजिए समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 4 करिए। समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 4। अरे भाई आप यहाँ पर देखो ना, समीकरण में 1 में क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण 4 में क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 2√3। हमें ऐड करना है तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3। तो अब आप क्या करिए, x का जो वैल्यू है वह आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, यानी कि 2 प्लस √3 अब प्लस का y बराबर 4 होगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 और माइनस √3। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या है, यहाँ देखिए x बराबर 2 प्लस √3, y बराबर 2 माइनस का √3। तो यहाँ से x और y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि x का वैल्यू है 2 प्लस √3 और y का वैल्यू है 2 माइनस √3। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट क्या था कि यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया था और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू भी दिया गया था और हमें x और y को निकालना था। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा यहाँ पे देखे हैं कि x प्लस वाई दिया गया है तो हम x माइनस वाई निकाल लेते हैं और आराम से दोनों को ऐड कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाला है। और समीकरण 1 में या समीकरण 1 में या फिर समीकरण 4 में हम x के वैल्यू को पुट कर देंगे तो y का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो सिंपल सा बात था। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इन सभी को नोट करिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, ठीक है, क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर n, तो हमें n इंटू m स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन कोई इसमें तो थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, केवल वैल्यू को पुट करके और मान निकाल देना है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना है, m के बराबर है, और sec थीटा प्लस cosec थीटा n के बराबर है। तो हमें मान किसका निकालना है, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालना है। तो अगर वैल्यू को पुट करिए, n का वैल्यू क्या है, sec थीटा प्लस cosec थीटा, m का वैल्यू क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है जी, और माइनस का 1, यही ना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे sec थीटा प्लस cosec थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस का 1, ठीक। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। क्या होता है, फिर से सुनिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1, ये प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, अब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, बचा क्या, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही बचा। यहाँ आप देखिए, हेलो सबको देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पे क्या हो गया, आप सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा ही देते हैं। यहाँ है सेक थीटा इंटू
बारी बारी से दोनों में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो सेक थीटा इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखिए कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा के। तो जब हम यहाँ आप क्या क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए सेक थीटा इंटू 2 कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा, तो 1 सेक थीटा इंटू साइन थीटा। और देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है, यानी कि कॉसेक थीटा इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 कॉसेक थीटा। तो ये सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कॉसेक थीटा से ये कॉसेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू साइन थीटा बचेगा प्लस यहाँ पे इधर बचेगा 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, दोनों में से हम क्या कर रहे हैं 2 कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आप चेक करिए कि यहाँ पर हो जाएगा 2m, और आप चेक करिए कि m का मान किसके बराबर है। m का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर हमने 2m यानी कि n इंटू m स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 2m के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट था कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, सॉरी कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 सेक थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे n इंटू m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 2m के बराबर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 1/1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 1/1 माइनस √2 प्लस √3 का मान क्या है। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, इसको हमें सोल्यूशन करना है। हाँ, तो यहाँ पे दिया गया है 1/1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 1/1 माइनस √2 प्लस √3। ठीक है जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √2 प्लस √3। यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस √2 प्लस √3 प्लस 1 प्लस √2 प्लस √3। देखिए प्लस माइनस √2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2 और √3 प्लस √3 2 √3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √2 प्लस √3। इतना सभी को क्लियर है, बिल्कुल इतना सभी को क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो आगे अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अंश में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस √3 बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस √2 प्लस √3 है, तो इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस √3 और प्लस √2 बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे पीछे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए 1 प्लस √2 और प्लस √3 है। हमने यहाँ पे क्या किया 1 प्लस √3 और प्लस √2 कर दिए। अब हम यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं और ये इंटू है पूरा 1 प्लस √3 माइनस √2 यहाँ पे हम कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पर माइनस √2 को बाद में लिखा और √3 को पहले लिख दिया यहाँ पर, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। यहाँ देखिए अब ये क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ठीक यही वाला कंडीशन यहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा। अच्छा जी, यहाँ देखिए 1 प्लस √3 यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का देखिए होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 होगा, और माइनस √2 का स्क्वायर 2 ही होगा। इतना सभी को क्लियर है जी, बिल्कुल इतना सभी को क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस √3, यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3 माइनस 2। हाँ जी, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3 और ये 1 प्लस 3 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 2√3। अब क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3 और यहाँ से हम
हर में से यहाँ देखिए दोनों में 2 है, कॉमन है, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस रूट 3 यहाँ पे बचेगा। सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस ना है, हाँ। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और ये 1 प्लस रूट 2 और 1 प्लस रूट 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 आंसर। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका सतह क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी थी? हमें पाई का मान जो है 22/7 लेना है। देखिए क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बस समझने की बात है। फिर से समझिए क्वेश्चन को। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका सतह क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, हो नहीं जाता है, बढ़ जाता है। तो गोले की त्रिज्या क्या थी प्रारंभ में, हमें ये बताना है। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है। हम पहले क्या कर रहे हैं, माना कि गोले की त्रिज्या प्रारंभ में r है। गोले की त्रिज्या प्रारंभ में कितना है, r है। और हम एक और बात जानते हैं कि गोले की सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब आइए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। हम गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, यानी कि 4 पाई r को हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो क्षेत्रफल है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम जब हम त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं तो जो बढ़ रहा है उसको हम माइनस कर लेंगे, जो एरिया क्या बढ़ रहा है उसको माइनस कर लेंगे, तो जो स्टार्टिंग में जो एरिया है यानी कि 4 पाई r स्क्वायर जो स्टार्टिंग में एरिया है उसके बराबर हो जाएगा। आया समझ में? देखिए अगर हम त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं 2 सेंटीमीटर तो उसका एरिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर खुद बढ़ जा रहा है। तो अगर हम जहाँ त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं 2 सेंटीमीटर उस पूरे एरिया में से अगर हम 352 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर लेंगे तो जो प्रारंभ में एरिया था उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर, इधर प्लस में तो इसको हम इधर लेंगे तो माइनस में 4 माइनस का 4 पाई r प्लस 2 का स्क्वायर बराबर माइनस का 352। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा यानी कि 4 पाई इंटू r प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा यानी कि 4 पाई r स्क्वायर, और बराबर इधर माइनस और माइनस दोनों तरफ हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा यहाँ पे 352। अब हम यहाँ से 4 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही ना बचेगा, बराबर 352। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 4 पाई इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4r माइनस r स्क्वायर बराबर 352। यहाँ से हम 4 से 352 को काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 800 का 32 और फिर 800 का 32 यानी कि 88 बार में 352 कट जाएगा 4 से। यहाँ क्या बचा, पाई, ये देखिए प्लस का r स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा 4r प्लस 4, यही ना होगा, और यहाँ से 88, यहाँ से हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 88। यहाँ से 22/7 को इधर डालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 88 इंटू 7/22 हो जाएगा, और यहाँ से 22 से 88 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 7 चौक 28। 4r प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो गया 28, 7 चौक 28। हाँ 4r इज इक्वल टू 28 में से 4 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 24, इसलिए r बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समवर्तक 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 2 संख्या है जिसका अनुपात 3:4 है, 2 संख्या का अनुपात 3:4 है। देखिए जब भी आपको अनुपात वाला क्वेश्चन देखने को मिले तो जो अनुपात में जो संख्या दिया गया रहता है उन सभी में आप कोई भी वेरिएबल x y z कोई भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर x लगा दे रहे हैं, जैसे कि 3x अनुपात 4x, और इन सभी का यहाँ जो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है
उन संख्या का महत्तम समअपवर्तक यानी कि मौसा यहाँ पे दिया गया है, कितना है 15 है दिया गया है। तो उन दोनों संख्याओं का मौसा 15 दिया गया है, लेकिन यहाँ उन दोनों संख्या का अनुपात यहाँ पे हमें दिया गया है 3:4। देखिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो दोनों संख्या का जो अनुपात है इसका हम मौसा इसका भी निकाल लेते हैं। तो मौसा कैसे निकाल, किसी भी दो संख्या का मौसा कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं कि इन दोनों संख्या में बड़ा कौन है। जो बड़ा होता है उसमें हम छोटे वाले से भाग दे देते हैं, यानी कि 4x में हम 3x से भाग देंगे तो एक बार में यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा शेष आ जाएगा x। अब हम इस 3x को अब x से भाग देंगे तो यहाँ 3 बार में हो जाएगा 3x। अब हमारा शेष 0 आ गया। तो जब हमारा शेष 0 आ जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, वही हमारा महत्तम होता है उन दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पर 3x और 4x का महत्तम समअपवर्तक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इन दोनों संख्याओं का महत्तम क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। यानी कि x बराबर क्या हो गया, x बराबर हमारा हो गया 15। और उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3x अनुपात 4x है और x का मान 15 यहाँ पे आ गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर 3x यानी कि 3 × 15 यानी कि 45 हमारा यहाँ आ गया। पहली संख्या 45 आ गया। दूसरी संख्या है 4x। यहाँ पे देखो ना, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 4x है। और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 15 यानी कि 15 चौका 60। तो यहाँ पर दूसरी संख्या भी आ गया और पहली संख्या भी आ गया। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों संख्या का योग जो हमें क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 45 और प्लस 60 बराबर 105 आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? जब दो संख्याओं का अनुपात 3:4 हो और उनका महत्तम समअपवर्तक यानी कि HCF यानी कि मौसा 15 दिया गया हो तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ कितना होगा। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पहले हम फिर से एक बार समझते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, माना कि वस्तु का वास्तविक मूल्य बराबर 100 रुपये। हम क्या किए, यहाँ से मान लीजिए कि वस्तु का वास्तविक मूल्य है 100 रुपये। अच्छा जी, अब वो क्या कर रहा है कि वास्तविक मूल्य है 100 रुपये, लेकिन वास्तविक मूल्य से दुकानदार 30% अधिक नियत करता है। यानी कि अंकित मूल्य जो है वास्तविक मूल्य से 30%, वास्तविक मूल्य का 30% अधिक नियत करता है। वास्तविक मूल्य 100 रुपये और 100 रुपये तो वास्तविक मूल्य है ही, लेकिन 100 रुपये का 30% और अधिक नियत करता है। तो यानी कि 100 + 100 रुपये का 30%, 1 0 से 1 0 और यहाँ से 1 0 से 1 0, यानी कि 110 यानी 30, यानी कि 130 रुपये अंकित मूल्य कर दे रहा है। वस्तु का वास्तविक मूल्य है 100 रुपये और अंकित मूल्य कितना कर दे रहा है, 130 रुपये कर दे रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे देता है, यानी कि 130 रुपये में 10% का छूट दे रहा है। यानी कि अंकित मूल्य में क्या कर रहा है कि 130 रुपये में से 130 रुपये का 10% छूट दे रहा है। ठीक है जी, अंकित मूल्य का 130 रुपये, अंकित मूल्य है 130 रुपये, जिसमें जो है 10% का छूट दे रहा है, यानी कि 130 रुपये का 10% और छूट दे रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 130 में से 13 गया 117 रुपये, ये हो गया विक्रय मूल्य। 100 रुपये का सामान है और दुकानदार उस वस्तु का जो 100 रुपये का देखिए वस्तु है और अंकित मूल्य कितना कर दे रहा है, 130 रुपये कर दे रहा है। और 130 रुपये में से वह जो है किसको, जो खरीदने वाला है सामान को, उसको 10% का छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 117 रुपये। वास्तविक मूल्य है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है, बेचता है 117 रुपये में। तो यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा, 100 रुपये का सामान बेचता है 117 रुपये में, यानी कि 17 रुपये का उसको लाभ हो जा रहा है। तो अब यहाँ से लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी कि वास्तविक मूल्य, लाभ बटा वास्तविक मूल्य गुना 100। लाभ कितना है, 17 है और वास्तविक मूल्य 100 हमने मान रखा है और इंटू 100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। लाभ प्रतिशत हो गया 17%। वास्तविक मूल्य है 100 रुपये
और बेचता है उसको 117 रुपए में, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया उसको 17 रुपए का लाभ हो जा रहा है और लाभ प्रतिशत 17% हो जा रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 3 उत्तरोत्तर कोण 1:3:4 के अनुपात में है तो चौथे कोण का माप बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ये बोल रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके उत्तरोत्तर कोण का अनुपात 1:3:4 है। तो अभी मैंने आपसे बताया कि जब भी हमें अनुपात वाला क्वेश्चन मिले तो जो अनुपात में जो संख्या होती है उन सभी में हम वेरिएबल लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 के साथ x, 3x और 4x, यहाँ पे x मैंने यहाँ पे इन सभी में वेरिएबल लगा दिया। और ये है चक्रीय चतुर्भुज A B C and D। और ये बोला जा रहा है कि चतुर्भुज के 3 उत्तरोत्तर कोण का अनुपात 1:3:4 है, यानी कि ये जो कोण है x और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x, और हमें चौथे कोण का माप बताना है तो हमने मान लिया इसको थीटा। ठीक है जी। तो अगर आपको चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन मालूम होगा तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। सम्मुख कोण मतलब कि आमने सामने वाले कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो यानी कि x प्लस 4x ये कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने यानी कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। तो ये 5 से अब कट जाएगा 36 बार में, यानी कि x बराबर आ गया 36 डिग्री। ठीक है जी। तो इसी प्रकार जब ये दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो गया है तो ये वाला भी तो सम्मुख कोण है ना मेरे भाई। अरे भैया ये भी तो सम्मुख कोण है ना, तो इसका भी तो योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यानी कि 3x प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि 3 इंटू एक्स का मान कितना है? 36 है। देखिए आप x का मान 36 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 18 और यानी कि 108 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 108, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट क्या था? हमें ये बताना था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। बस यही वाला एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसको हमने यहाँ पे यूज करके इस चौथे कोण का माप हमने यहाँ से निकाल दिए हैं। कितना है? 72 डिग्री, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत कितना होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जितने में हम 25 कुर्सियों को खरीद रहे हैं उतना ही रुपए में हमें 30 कुर्सी को बेचना पड़ रहा है, तो हमें हानि का प्रतिशत बताना है। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि एक कुर्सी का मूल्य बराबर 100 रुपए। हमने मान लिया कि एक कुर्सी का दाम 100 रुपए है, तो 25 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा? 25 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 2500। और 30 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। हम जितना रुपए में 25 कुर्सी खरीद रहे हैं उतना ही रुपए में हमें 30 कुर्सी को बेचना पड़ रहा है। तो यानी कि तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि एक तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 कुर्सी का तो जितना दाम है ये एक तरह से क्या हो जाएगा? ये एक तरह से हो जाएगा क्रय मूल्य होगा ना। देखिए जितना रुपए में हम 25 कुर्सी को खरीद रहे हैं उतना ही रुपए में हमें 30 कुर्सी को बेचना पड़ रहा है। तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम क्रय मूल्य यानी कि हम देख रहे हैं कि हम कुर्सी को 3000 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच कितना रहे हैं? 2500 रुपए में बेच दे रहे हैं उतना 30 कुर्सी को। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 3000 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 2500। विक्रय मूल्य हो जाएगा 2500। तो हानि कितना हो जाएगा? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 3000 रुपए
में हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 2500 रुपये में, तो हानि हमारा हो गया 500 रुपये। तो अब यहाँ से हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल गुना 100। हानि हो गया है 500 रुपये, क्रय मूल है 3000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये हो गया 50/3, यानी कि 16×3=48, 16.2/3% आंसर हो जाएगा। हानि कितना हो जाएगा, 16.2/3% हमारा हानि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हम जितना कुर्सी, देखिए जितना रुपए में हम 25 कुर्सी को खरीद रहे हैं उतना ही रुपए में हमें 30 कुर्सी को बेचना पड़ रहा है। तो हमने मान लिया कि एक कुर्सी का दाम है 100 रुपये, तो 25 कुर्सी का दाम हो जाएगा 2500, और 30 कुर्सी का दाम हो जाएगा 3000 रुपये। तो यानी कि हम 3000 रुपये में खरीद रहे हैं 30 कुर्सी, और 30 कुर्सी बेच कितना में रहे हैं 2500 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो हानि हमारा हो जा रहा है 500 रुपये, और हानि परसेंट कितना हो जा रहा है 16.2/3%। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस अभी भी आपको कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपके उस डाउट को हम तुरंत क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।